तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज वर्ल्ड हिस्ट्री एज कंसर्न। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी हम लोग को, और वो बहुत सारी चीजें इंडिया के फ्रीडम में भी यूज हुई हैं। इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखे हैं, और बहुत सारी चीजें यहाँ से हमारे इवन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है एज इट इज। जैसे कि आप लोग फर्दर पढ़ेंगे लिबर्टी क्या होता है, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें यहीं से निकल के आई हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो कि इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को और इंडिया के फ्रीडम हिस्ट्री को बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो चीज। एक चीज तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक है हम लोग का फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इसमें दो चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, एक फ्रांस, दूसरा रिवॉल्यूशन। इन दोनों चीज को समझ लें। फ्रेंच तो कंट्री है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्रेंच कहां पे है, इसका जानना बहुत जरूरी है। वो भी एक कारण रहता है इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। तो पहले रेवोल्यूशन को हम लोग समझ लेते हैं। देखो, किसी भी पॉलिटी को या किसी भी गवर्नमेंट को अगर चेंज करना हो तो देयर आर टू टाइप्स। पहला है कि हम कोई भी चीज ग्रेजुअल चेंज करें, ग्रेजुअली चेंज करें हम लोग, ठीक है। इस ग्रेजुअल चेंज को बोल रहे हैं हम लोग इंटरनल चेंज। इंटरनल चेंज, इस इंटरनल चेंज और ग्रेजुअल चेंज में एक चीज होती है कि जैसे मान लो कोई पॉलिटी हम लोग को चेंज करनी है, या वहां का सिस्टम अगर मुझे चेंज करना है, तो हम लोग उसका इंटरनल चीज चेंज करते हैं। जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन में कोई इशू आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को हम लोग सही करेंगे, या हम लोग को उसका जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, उन चीजों को चेंज करेंगे, और फिर जाकर के हम लोग गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के तौर तरीकों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है रिवोल्यूशन का। रिवोल्यूशन, अब समझो, ये जो ग्रेजुअल चेंज होता है, ग्रेजुअल आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, प्रोसेस बाय प्रोसेस करके चेंज करते हैं हम लोग। बट रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन मतलब होता है सडन चेंज। कोई भी चीज सडनली चेंज हो रही है, वहां की पॉलिटी, वहां का गवर्नमेंट सडनली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जब कोई चीज सडनली चेंज होगा तो बहुत सारी चीजें छूटती हैं, कि एकाएक चीजें नहीं चेंज हो जाती हैं। वो हम लोग इस फ्रेंच रिवोल्यूशन में देखेंगे कि जब रिवोल्यूशन से चेंज होता है कोई भी चीज, तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जब सडन कुछ होगा तो इसमें राइट्स होने का, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी जो चीज नहीं होनी चाहिए। यह हो गया रिवोल्यूशन पार्ट, हम लोग कवर कर चुके हैं कि व्हाट इज रिवोल्यूशन। अब हम लोग आते हैं कि फ्रांस कहां पे है। तो ये रहा हमारा फ्रांस, ये दिख रहा है, ये फ्रांस रहा। इस पूरे ये यूरोपियन कंट्रीज में काउंट होता है। ये रहा मेडिटेरेनियन सी अपना, ये रहा फ्रांस। इस खाली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसमें खाली फ्रेंच ही इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, एक चीज और इंपॉर्टेंस रखता है, वो है ऑस्ट्रिया। अब आप पूछेंगे कि ये फ्रेंच और ऑस्ट्रिया का क्या कनेक्शन है, उसको हम लोग फर्दर अभी डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच और ऑस्ट्रिया में क्या कनेक्शन आता है, जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि देखते हैं क्या है ये फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो अब मान लो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन शुरू हो रहा है, और आज की तारीख है, जो कि तारीख आप लोग याद कर लीजिएगा, 14 जुलाई 1789, ठीक है। ये 14 जुलाई 1789 काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रिवोल्यूशन में। तो शुरू करते हैं। जैसे आप बेसिकली फ्रेंच रिवोल्यूशन को याद रखिएगा, एक राजा और एक रानी की कहानी है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक राजा आएंगे, राजा खत्म हो जाएंगे, और फ्रेंच रिवोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा साथ में। बट इसके पीछे काफी सर्कमस्टांसेस रहते हैं। तो पहले समझते हैं कि आज के दिन 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में क्या हो रहा था, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे हम लोग ने देखा कि जो फ्रांस है उसका कैपिटल रहता है पेरिस। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 14 जुलाई 1789 में, तो उसमें पेरिस में क्या हो रहा था ये देखते हैं। उस समय पेरिस में क्या हो रहा होता है, जो किंग रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि ट्रूप्स जो होता है पेरिस में, बोलते हैं ट्रूप्स को बोल देते हैं कि आप लोग जाकर के वहां पर कंट्रोल करिए पेरिस में। क्यों कंट्रोल करिए? क्योंकि वहां पर राइट्स हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं जो कि नहीं होना चाहिए, अनवांटेड चीजें हो रही होती हैं, और र्यूमर फैल जाता है वहां पर कि किंग ने बोल दिया है कि यहां पर फायर कर दो, लोगों पे फायर बोलने के कर दिया है। तो यहां पर अराउंड 7000 पीपल जो हैं वो आ गए हैं पेरिस में, सामने खड़े हो गए हैं,
इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और विरोध प्रदर्शन के साथ में ही जो किंग है वो सबको अपोज कर रहे हैं, सबको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं, और साथ में यहां पे एक बेस्टाइल होता है। अब ये बेस्टाइल क्या होता है? बेस्टाइल एक फोर्ट है। ये फोर्ट रहता है, बट इसको किंग ने चेंज कर दिया रहता है प्रिजन में, ठीक है। तो ये जो लोग रहते हैं 7,000 ना, वो अटैक कर देते हैं बेस्टाइल पे, और बेस्टाइल को तोड़ते हैं। इतना विरोध, इतना निगेटिविटी रहती है कि इस बेस्टाइल को तोड़ करके इसके जो पार्ट्स होते हैं ना, जो जैसे स्टोन्स होते हैं, उनको नीलामी में बेचा जाता है। इतना विरोध होता है किंग का। अब ये हमला चल रहा होता है। एक चीज और ध्यान में रखना कि ये पेरिस में ही खाली नहीं चल रहा होता है। ये 14 जुलाई 1789 खाली पेरिस में नहीं चल रहा होता है, ये ऑल ओवर द कंट्री चल रहा होता है। बट हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं केवल पेरिस पे। अभी जो 14 जुलाई 1789 में जो ये आपने कहानी सुनी अभी कि बेस्टाइल पे लोग 7,000 लोग विरोध कर रहे हैं, बेस्टाइल को तोड़ दिया, और यहाँ पे फोर्ट था। बेस्टाइल में क्यों तोड़फोड़ होती है? क्योंकि ये लोग चाह रहे होते हैं कि कुछ आर्म्स मिल जाए, कुछ हथियार मिल जाए, जिससे हम लोग किंग का और अच्छे से विरोध कर पाए। जब बेस्टाइल तोड़ते हैं तो बेस्टाइल में कुछ मिलता तो है नहीं। यहाँ पे 7 आदमी होते हैं जो कैद होते हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, वो 7 आदमी को छुड़वा लिया जाता है। ये कहानी आपने सुनी, बट एक चीज समझने वाली बात यह है कि 14 जुलाई 1789 को ये चीज जो हो रही है वो क्यों हो रही है। तो इसके पीछे का कारण हम लोग 2 पार्ट में से समझेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। पहला, इसके पहले का, 14 जुलाई 1789 के पहले का, और फिर 14 जुलाई 1789 के बाद का। तो 17 जुलाई 1889 के बाद का जो होगा वो रिफॉर्म चेंज हो रहे होंगे, और 1789 के पहले जो सरकमस्टांसेस होते हैं इस चीज को लाने के लिए, वो चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, जो कि है 14 जुलाई 1789 के पहले का पार्ट, ठीक है। 1789 के पहले के पार्ट। तो अब यहां पर वही राजा और रानी की कहानी शुरू होती है, ठीक है। राजा कौन है? लुईस 16। रानी कौन है? मैरी। अब मैंने कहा था कि ऑस्ट्रिया भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फ्रांस के तो ये है लुईस 16, मारिया जो है इनकी जो वाइफ है ये है ऑस्ट्रिया की, ठीक है। अब लुईस रहते हैं 20 इयर्स के, और साल है ये 1744। ये किंग की पदवी समझते हैं फ्रेंच की, फ्रांस की ये किंग बनते हैं लुईस 16, 20 इयर्स के हैं, शादी होती है इनकी मैरी की, ठीक है। अब समझते हैं कि 1744 में उस समय सरकमस्टांसेस क्या थे जब हमारे लुईस किंग राजा बनते हैं। वही सरकमस्टांसेस बाद में जाकर के 14 जुलाई 1789 में वो काम करेगा। तो वो सरकमस्टांसेस समझने की बहुत जरूरी है कि इस समय क्या काम, ये क्या चीजें हुई, सरकमस्टांसेस थी जिसको 14 जुलाई 1789 में वो चीजें हो गई, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग सरकमस्टांसेस समझते हैं कि क्या चल रहा था। इस सरकमस्टांसेस को समझने के लिए हम लोग 3 पार्ट में इसको बांट देते हैं कि सरकमस्टांसेस क्या थे। 1744 जब हमारे लुईस 16 जब यहां पर किंग बन रहे हैं तब, ठीक है। तो सरकमस्टांसेस को समझने के लिए हम लोग सरकमस्टांसेस को समझने के लिए 3 पार्ट में हम लोग इसको बांटेंगे। एक, सोसाइटी कैसी थी वहां की। दूसरा, वहां का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। तीसरा, वहां की पॉलिटी क्या थी, ठीक है। तो पहले बात इसको सोसाइटी को पहले समझना शुरू करते हैं कि सोसाइटी में क्या 6 सरकमस्टांसेस थे उस टाइम के, जो कि ये कारण लेकर के आते हैं बाद में। तो सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी चीज के लिए। कोई भी चीज जो आगे होने वाला है, सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि सोसाइटी में कौन किस हिसाब से वहां पे सेटअप बना हुआ है उसका। तो हम लोग फ्रांस का पहले सोसाइटी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वहां पे क्या क्या चीजें थी। सोसाइटी में क्या चीज था, एक ऐसे पिरामिड बना लेते हैं और इस पिरामिड को समझते हैं कि सोसाइटी वहां पे कैसी थी। ये पूरी सोसाइटी फ्रांस की 3 हिस्सों में बटी हुई थी, ठीक है। पहले नंबर पे आती है क्लर्गी। क्लर्गी को हम लोग चर्च से भी समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है यहां के नोबेलिटीज। अब ये नोबेलिटीज कौन होते हैं? नोबेलिटीज वो लोग होते हैं जो किंग के काफी करीबी होते हैं ना,
उन्हें नोबिलिटीज बोलते हैं। और जो थर्ड पार्ट आता है उसमें भी दो हिस्सा बांट दो, एक होते हैं मर्चेंट्स, मर्चेंट्स या जो बिजनेसमैन हो गए, बिजनेसमैन हो गया, ठीक है। और इसका जो दूसरा हिस्सा हुआ वो हो गए हमारे पीजेंट्स, लेबर्स, ये सारी चीजें हो गई। अब इस जो पिरामिड हमने बनाया है इसको हम लोग कहते हैं कि 3 स्टेट, ठीक है। यानी कि स्टेट 1 इसको मान लो, इसको मान लो स्टेट 2, और ये हो गया स्टेट 3। कोई दिक्कत नहीं लग रही है इसमें? कहीं पर भी चीजें होती हैं जो अलग अलग चीजों में बढ़ जाती है, जो हमारी सोसाइटी में भी देखने को मिलती है। बट अगर इन तीनों में से किसी भी सोसाइटी को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, पूरा की पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। जो कि यहां पे फ्रांस में हो रहा होता है। फ्रांस में हो क्या रहता है, ये जो क्लर्गी है ना, यानी कि स्टेट 1 क्लर्गी और स्टेट 2 जो कि नोबेलिटी, नोबेलिटी, इन दोनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था इस पूरे फ्रेंच सोसाइटी में। इनमें से कुछ कुछ तो छोटे मोटे थे, जैसे कि नोबेलिटी, इनको बोला जाता था कि वहां के जितने भी, जैसे पूरा मान लो फ्रांस है ये, तो फ्रांस में ऐसे बांट दिया गया। इनसे बोला गया कि आप यहां का हिस्सा संभाल लो, आप यहां का हिस्सा संभाल लो, आप यहां का हिस्सा संभाल लो, ऐसे संभालते थे और यहां से लेते थे टैक्स, ये नोबेलिटीज। ये जो मैंने प्रोसेस बताया ना कि इनको ये हिस्सा दे दिया गया, इनको ये हिस्सा, इनको, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग सामंतवाद बोलते हैं, सामंतवाद बोलते हैं, ठीक है। ये क्या फ्यूडल सिस्टम, तो इसी को फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। अब ये क्या हो रहा था, एक मिनट, ये हो गया हमारा स्टेट 1 स्टेट 2, यहां तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी कि वहां पर हम लोग भी, ऐसा होता था कि स्टेट में अभी भी बटे हुए हैं और वहां से हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं वगैरह, वो सारी चीजें ठीक थी। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इन लोगों को इंपॉर्टेंस क्या दे रखा था कि जो स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, यानी कि क्लर्गी और नोबेलिटी, इनको बोला गया, ये जो क्लर्गी और नोबेलिटी है, इनको बोला गया कि भैया आपको टैक्स नहीं देना है, नो टैक्स। अब आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर क्लर्गी और नोबेलिटी टैक्स नहीं दे रहे हैं तो फिर टैक्स दे कौन रहा है? टैक्स दे रहे हैं केवल थर्ड स्टेट, ठीक है। थर्ड स्टेट है कि मर्चेंट्स, पीजेंट्स, मर्चेंट्स और बिजनेसमैन। अब आप समझो कि मर्चेंट्स और बिजनेसमैन को देना तो आसान है, अगर ये दे रहे हैं पैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टैक्स दे रहे हैं। बट जो पीजेंट्स और लेबर्स हैं उनका क्या? इनके सारे हिस्सों पे इनके इनके जो पैसे दे रहे हैं उनके पैसे से केवल नोबेलिटी और क्लर्गी सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है और सारी लिबर्टीज इनको मिली हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बाई बर्थ मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई पीजेंट क्लर्गी में चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है। सोसाइटी इनकी वैसी बनी हुई है जैसे हेरिडिटरी, जैसे हम लोग के यहाँ पे कई सारे सिस्टम ऐसे बने हुए हैं तो हेरिडिटरी है, जबकि वो कर्मानुसार होनी चाहिए, यानी कि मेरिट्स पे होनी चाहिए, बट मेरिट्स पे नहीं थी, इनको लोग को हेरिडिटरी वो चीजें मिल रही थी कि टैक्स नहीं देना पड़ रहा था इनको। ये तो ठीक था कि अगर सारी चीजें अगर इससे बराबर होती हैं, टैक्स नहीं दे रहा था तो भी एक बार चलाऊं था। बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो सोसाइटी थी इसमें जो क्लर्गी है और जो नोबेलिटी है, इन लोग के पास में पूरा जो जमीन है ना, जमीन का 60% हिस्सा इनके पास में है, और ये लोग हैं कितने? 10% बाई पॉपुलेशन, और 60% इनके पास में लैंड्स है। अब ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट हो गए। थर्ड स्टेट जो है, जो थर्ड स्टेट है वो है तो 90%, लेकिन इनके पास लैंड कितना है? 40%। अब ये 40% लैंड में जो निकल रहा है उससे ये लोग टैक्स दे रहे हैं इनको, और ये लोग इनके टैक्स पे चल रहे हैं, वो भी हेरिडिटरी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है। ये थी पूरी सोसाइटी जो कि हम लोग समझे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ठीक है। वहां के फ्रेंच का सोसाइटी ऐसे बटी हुई थी, ठीक है। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक पार्ट क्या चल रहा था उस टाइम पे। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था? इकोनॉमिक सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट को बनाए रखने में, एज इट इज सबसे बड़ा जो सोसाइटी तो डील करती है, बट इकोनॉमिक सबसे कंडीशन, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, जैसे इंडिया का भी है या कहीं भी अमेरिका का कैसा है,
सोसाइटी बाद में आती है, पहले इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी वहां की कैसे स्टेब्लिश है, इकोनॉमी कैसे वहां पर काम कर रही है। इकोनॉमिक सिस्टम सबसे ज्यादा खराब हो चुका था फ्रांस का, उस टाइम में क्या हो रहा था ये बात चली, मैं फिर से आपको याद दिला दूं 1744 जब लुइस 16 अपने किंग बने हुए हैं 20 ईयर्स के, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे पहला काम क्या हो रहा होता है, वॉर। अभी वॉर कैसा हो रहा होता है, दो चीजें होती हैं, एक इंग्लैंड एक तरफ से, एक तरफ इंग्लैंड और एक तरफ फ्रेंच। आप लोग अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि जो इंग्लैंड और फ्रेंच ये दोनों कॉलोनीज बनाती थी, दोनों कब्जा करती थी, वहां का चीजें रिसोर्सेज यूज करती थी। तो इस वजह से इंग्लैंड और फ्रांस में वॉर हमेशा चला करता था। तो इनके पहले जब ये लुइस 16 1744 में बने, उससे पहले दो चीज हो गया रहता है, एक तो वॉर चल रहा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग 7 ईयर वॉर, 7 ईयर वॉर बोलते हैं इसको। ये चलता है 1756 से 1763 तक, 56 से 63 तक, ये 7 ईयर वॉर इसको बोलते हैं, जो कि चल रहा होता है, फ्रेंच लड़ रहा होता है। दूसरी चीज क्या रहती है, अमेरिका की 13 कॉलोनीज होती हैं। ये 13 कॉलोनीज को फ्रांस क्या रहा होता है, पैसा दे रहा होता है कि तुम आजाद हो जाओ। अमेरिका उस समय आजाद नहीं रहता है, तो अमेरिका को आजाद कराने के इन 13 कॉलोनीज के लिए हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, आजादी किससे चाहिए, आजादी चाहिए इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। अब ये फ्रेंच और इसमें राइवलरी रहती है, तो फ्रेंच ये कहता है कि हम सपोर्ट करेंगे इन अमेरिकन के 13 को कि आप आजाद हो जाओ इंग्लैंड से। और इसी बीच में फिर एक वॉर हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो कि होता है शायद 1783 से 1788 तक, ठीक है, शायद मैं ये मिस कर रहा हूं, 1783 1788 तक शायद होता है ये। तो ये चल रहा होता है, एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा होता है, ठीक। अब ये वॉर की वजह से भी काफी ज्यादा यहां पे पैसे चले गए होते हैं। दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा चीज क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट रहती है वो वहां के सोसाइटी से पैसे लेती है, जो कि आज भी लेती है, या फिर बैंक लेती है। तो वहां पर गवर्नमेंट ने क्रेडिट लिया रहता है लोगों से, उसके टाइम पीरियड पूरा होता है और 10% पे पैसा वापस करना होता है। तो ऑलरेडी यहां पे वॉर चल रहा है, फ्रेंच गवर्नमेंट वैसे भी काफी ज्यादा घाटे में चल रही है, यहां पे क्रेडिट है, वहां के पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो क्रेडिट वाला चल रहा होता है। थर्ड इशू क्या चल रहा होता है, ये सब प्रॉब्लम चल ही रही होती है। थर्ड इशू में करते हैं हमारे जो किंग रहते हैं, किंग लुइस, वो क्या करते हैं, एक जगह है वहां पर वर्साइल, वर्साइल में ये एक पैलेस बना देते हैं। इस पैलेस में मेंटेनेंस में इतना पैसा जा रहा होता है कि मतलब उससे भी लोग चिढ़े होते हैं कि भाई साहब एक तो ऑलरेडी सारे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, ऊपर से आप एक सिस्टम और कर दिए पैलेस जहां पे सारी मेंटेनेंस पे खर्चा हो रहा है, तो एक ये प्रॉब्लम चल रहा होता है। इकोनॉमिक कंडीशन, ये दिक्कत हो रही होती है, ठीक है। तो ये रहती है इकोनॉमिक सिस्टम। टैक्स का, अब इस पे आते हैं कि टैक्स क्या उस टाइम क्या चल रहा होता है। ये हम लोग समझ लें कि 4 पॉइंट्स क्या कहते हैं, एक तो वॉर चल रहा था, दूसरा वर्साइल में इन्होंने पैलेस बना दिया था, अब थर्ड चला होता है टैक्स, टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम जैसे कि सोसाइटी हमने बताई कि क्लर्गी और नोबेलिटी और थर्ड स्टेट में बटी हुई होती है। तो जो क्लर्गी रहती है ना, वो थर्ड स्टेट से टैक्स लेती है, जिसको बोलते हैं हम लोग टिथिस। ये टिथिस जो रहता है 1/10 जो भी प्रोड्यूस करते हैं पीजेंट्स, यानी कि थर्ड स्टेट जो भी करती है ना, उसको क्लर्गी ले लेती है, क्लर्गी लेती है टैक्स, टिथिस इसको बोलते हैं हम लोग। एक टैक्स आउट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टाइल्स। टाइल्स क्या होता है, टाइल्स होता है डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स थर्ड स्टेट को देना पड़ता है सीधे गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आप ये सोचो कि इतना सारा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, यहां पर वॉर चल रहा है जिसकी वजह से पैसे नहीं है, वर्साइल में पैलेस चल रहा है, प्लस जो टैक्स सिस्टम चल रहा है ये भी प्रॉब्लमेटिक है, वॉर की वजह से पैसे एकदम खत्म हो गए हैं। तो कुल मिला के आप इकोनॉमिक सिस्टम समझेंगे ना, तो एक चीज की बहुत बेसिक नीड आपको समझ में आएगी, जो कि क्या है,
जो कि है एक न्यू टैक्स का। ठीक है, न्यू टैक्स की जरूरत पड़ती है वहां पर। बट इसको समझने से पहले और थोड़ा प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम उसमें चल रहा होता है। अब थर्ड वहां पे पॉइंट उन्होंने बताया था पॉलिटिकल, पॉलिटी सिस्टम क्या चल रही होती है। जैसा कि आपने अभी देखा, पॉलिटी पूरा सिस्टम हेरिडिटरी था, हेरिडिटरी था, पूरा का पूरा सिस्टम वंशानुगत था कि पॉलिटी जो भी किंग बनना था, किंग का बेटा, किंग का बेटा, किंग ऐसे बनना था, वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम चल रही थी। ये सारी चीजें जो चल रही होती हैं वो एक तरफ रहता है, फिर और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि और क्या प्रॉब्लम आती है। ये तो जो चल रहा था उसी बीच में क्या होता है, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, ये जो हम लोग सोसाइटल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम समझ गए। अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस हो जाता है यहां पर। इस सबसिस्टेंस क्राइसिस को समझने के लिए समझ लेते हैं बस सिर्फ इतना कि ये जो बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नीड्स वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी वहां पर। फ्रेंड्स, जो बेसिक नीड्स कंप्लीट, बेसिक नीड्स मतलब क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रोटी कपड़ा मकान। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस, इस सबसिस्टेंस क्राइसिस को मतलब बेसिक नीड कंप्लीट नहीं हो रहा है। बेसिक नीड क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है? एक तो जब हम लोग देखेंगे 1715 से लेकर के 1715 से लेकर के और 1789 तक ये जो पॉपुलेशन है ना फ्रांस का बढ़ गया होता है, करीब 5 मिलियन एक्स्ट्रा बढ़ गया होता है। यानी कि करीब 1715 में जो कि 23 मिलियन रहते हैं ये लोग, वो बढ़ करके 1789 में अराउंड 28 मिलियन हो गए रहते हैं। तो ये 5 मिलियन का जो बर्डन और बढ़ रहा होता है ना, उसमें होता यह है कि प्राइस पीक कर जाती है और प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहता, तो प्राइस पीक कर जाती है। तो वहां पर लोगों को बेसिक चीजें नहीं मिल रही होती हैं। एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं इसमें क्या हो रहा था कि जब लुई 16 1744 में जब बैठते हैं ना, तो एक फाइनेंस मिनिस्टर अपना चेंज करते हैं, इसका नाम रहता है टुरगॉट। अब जो टुरगॉट जी रहते हैं ना, ये काफी लिबरल रहते हैं, जो चीजें होनी चाहिए थी वही चीजें करते हैं, बट उस समय फंक्शन नहीं कर रहा होता। फंक्शन क्या नहीं होता है, टुरगॉट होते हैं ना, ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है हर चीज में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, वहां पर रहता है एक फार्मर पुलिस नाम की चीजें होती हैं। जैसे मान लो कि एक जगह पे, फ्रांस की एक जगह पे चीजें इकट्ठा हो गई, कोई प्रोडक्शन यानी कि आटा चावल जो इकट्ठा हो गया है और दूसरी जगह पे नहीं है, तो वो जो फार्मर पुलिस रहती थी वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाती थी। लेकिन जब टुरगॉट जी ने कहा कि लेबर यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो अब क्या होने का, वो जो वहां पर मर्चेंट्स थे वगैरह थे वो होल्ड करने लगे। होल्ड करे तो बाकी जगह जा नहीं रहा था, चीजें आवागमन बंद हो गया। उसकी वजह से एक जैसे वहां पे हो जाता है जिसको हम लोग जानते हैं फ्लावर वॉर, यानी कि आटे की लड़ाई होने लगती है वहां पर 1745 में। ठीक है, 74 एक साल बाद ही। तो टुरगॉट बोलते हैं कि ऐसा करिए आप कि जो क्लर्गी है और जो नोबेलिटी उस पर भी टैक्स लगा दीजिए। लेकिन तुम्हें पता ही है क्लर्गी और वो सब लगाने से रहे, तो इनको भाई साहब को हटा दिया जाता है। इसके बाद फिर ये जो लुइस रहते हैं हमारे, लुइस फिर दूसरे लेकर के आते हैं चार्ल्स को। वो भी सेम कहते हैं कि आप नोबेलिटी और उस पर टैक्स लगाइए, नहीं मानते हैं, इनको भी हटा दिया जाता है, इनकी भी नौकरी चली जाती है। तो अब सबसिस्टेंस क्राइसिस चल रहा है 1715 से 1789 तक। सबसिस्टेंस क्राइसिस, बेसिक नीड कंप्लीट नहीं हो रहा है। बेसिक नीड ने बताया कि बेसिक नीड क्या कंप्लीट नहीं हो रहा है वहां पर भी, ये सारी चीजें हो रही होती है। और एक वर्ग जो थर्ड स्टेट में से है और कुछ लिबरल जो क्लर्गी और नोबेलिटी में से है, वो सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिसको हम लोग समझते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास कौन है? मिडिल क्लास कौन होता है? मिडिल क्लास वो लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत वेल्थ इकट्ठा हो गई है, वेल्थ इकट्ठा हो गई है, और जो लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, एजुकेशन उनका बढ़िया हो गया है। ठीक है, तो ये जो एक क्लास होता है ना, वो राइज कर रहा होता है उस टाइम पे। और इनको सपोर्ट करने के लिए जो हमेशा के लिए रहते हैं, हर सोसाइटी में एक फिलोसफर्स होते हैं, वो फिलोसफर आते हैं जो इनके थॉट्स को, इनका थॉट क्या रहता है मिडिल क्लास का, क्योंकि इनके पास वेल्थ और एजुकेशन रहता है, तो ये लोग बाहर की जो चीजें होती हैं उन्हें एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये बोलते हैं कि किसी को हेरिडिटरी कोई भी चीज नहीं मिलनी चाहिए, हेरिडिटरी कोई भी चीज नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या मेरिट पे मिलनी चाहिए, कोई भी चीज, कोई भी चीज मेरिट पे मिलनी चाहिए। ये बोल रहे होते कि मेरिट पे मिलनी चाहिए कोई भी चीज। अब
इन चीज को, इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए तीन आते हैं जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फिलोसफर्स का। फिलोसफर्स, इसमें से फिलोसफर कुछ लोग का आपने नाम सुना होगा। पहला नंबर रूसो। रूसो, रूसो क्या बोलते हैं, इनकी फिलॉसफी रहती है, रूसो बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक फिलॉसफी रहती है। हम लोग शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं इसको बस। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे कि ठेकेदार, जैसे कि ये बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो पीपुल है वो गवर्नमेंट को टैक्स देगी, यानी कि मनी देगी, इनको पावर देगी। वो सिर्फ इसलिए पावर देगी कि पीपुल, इंडिविजुअल खुद कुछ काम नहीं कर सकता है, इसलिए पैसा और पावर दोनों देगी कि वो हमारे लिए काम करे। ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बोलते हैं रूसो के, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि किसी को एब्सोल्यूट पावर मिलना चाहिए। अब इसको सपोर्ट करने के लिए और भी दो लोग आ जाते हैं जिनका भी काफी इंपॉर्टेंस है। चलो आ जाते हैं, एक आते हैं, एक तो रूसो हम लोगों ने पढ़ लिया, रूसो हम लोगों ने देखा। दूसरे आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक बोलते हैं कि किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं मिल सकती। एब्सोल्यूट पावर मतलब किंग को एक सारी पावर नहीं दी जा सकती है, वो चीजें डिवाइड होनी चाहिए। और ये बोलते हैं कि जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन मतलब ये होता है कि राजा जो होते हैं वो भगवान का अवतार होते हैं। जॉन लॉक बोलते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, ये डिवाइन, जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है ये गलत है। अगर ये गलत है, एब्सोल्यूट पावर एक में नहीं होना चाहिए। इसी को सपोर्ट करते हुए थर्ड फिलोसफर, हमारे जो फिलोसफर बहुत सारे आए बट इनको पढ़ लेते हैं हम लोग, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। यानी कि डिवीजन ऑफ पावर मतलब क्या, जैसे हम लोग क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसमें डिवाइड होना चाहिए पावर। पावर किसी के एक के पास में नहीं होना चाहिए। तो आप ये तीन जो फिलोसफर होते हैं उन मिडिल क्लास को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये आपने पढ़ लिया कि सरकमस्टांसेस क्या चल रहे थे पहले, यानी कि इस 14 जुलाई 1789 के पहले क्या चल रहे होते हैं सरकमस्टांसेस, आपने अभी देखा। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सब्सिस्टेंस क्राइसिस और मिडिल क्लास का राइजिंग। और वहां पर जो एक चीज रूसो का या वगैरह फिलोसफर जो उसमें काम कर रहे होते हैं, जो फिलोसफर उसमें काम कर रहे होते हैं, इवन जो बार्बर्स रहते हैं या जो बहुत छोटे जो नहीं पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनको भी चीजें पढ़ाई जा रही थी, लिखाई जा रही थी, वो सारी चीजें समझाने का काम हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में आ रही होती हैं। अब दिन आ गया रहता है, अब हम लोग को, अब सरकमस्टांसेस हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझे कि 14 जुलाई का दिन कैसे आया, उसके दो तीन चीजें पहले हो रही होती हैं, उसको हम लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं कि सारी चीजें पहले इकट्ठा है, अब माचिस लगाने की देरी है। तो वो माचिस समझते हैं कि माचिस कहां पर लगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रहा था वहां का, जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रहा था, उसकी वजह से जरूरत क्या थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा, न्यू टैक्स की, न्यू टैक्स की। अब न्यू टैक्स का क्या सीजन रहता है, न्यू टैक्स को थोड़ा समझना। टैक्स, उसमें टैक्सेशन कैसे, न्यू टैक्स कैसे लगाया जा सकता था। तो न्यू टैक्स लगाने के लिए क्या होता था, वहां के जो किंग रहते थे ना, वो किंग सब कुछ कर सकते हैं लेकिन न्यू टैक्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इनको करना क्या रहता है, इनको क्या रहता है, वहां पे स्टेट जर्नल होता है, वहां पर स्टेट जर्नल होता है। ये स्टेट जर्नल को बुलाते हैं और स्टेट जर्नल जो होता है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, नया टैक्स को। समझ गए, मतलब किंग खुद ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है टैक्स को, तो ये बुलाएगा स्टेट जर्नल को, स्टेट जर्नल टैक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब दिन आगे रहता है 5 मई 1789। 5 मई 1789 को जो हमारे किंग लुइस जो रहता है ना, लुइस 16, वो बुलाते हैं स्टेट जर्नल को कि भैया हमको करना है एक टैक्स नया इंट्रोड्यूस करना है। ये बुलाते हैं और न्यू, ये जो स्टेट जर्नल है, अब स्टेट जर्नल होता कौन सा है,
वो स्टेट जनरल समझते हैं कि स्टेट जनरल कौन रहता है। स्टेट जनरल में वही तीनों पार्ट जो हम लोगों ने भी सोसाइटी में समझा, कौन? क्लर्की, नोबेलिटी और ये थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में पता है आपको, मर्चेंट, लेबर्स, लॉयर्स, ये वगैरह सब रहते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये स्टेट जनरल क्या होता है कि क्लर्की, अब ये स्टेट जनरल जो बुलाएंगे वो पूरा काउंसिल होता है, उसी वर्साइल में बुलाते हैं, पैलेस में, जिसके मेंटेनेंस चार्ज काफी ज्यादा लग रही थी, उसी में बुलाते हैं। और ये इसमें क्या रहता है, क्लर्की भेजती है अपना 300 लोग भेजेगी क्लर्की, नोबेलिटी भी भेजेगी 300, और जो थर्ड स्टेट है ये भी भेजेगा 600। अब जो पहला टैक्स जो उससे पहले, यानी कि जो लुइस से पहले टैक्स जो लगा हुआ था, वो लगा हुआ था 1614 में। अब सोचो कितना साल हो गया था, अराउंड 100 साल से ऊपर हो रहा था, लेकिन अभी तक टैक्स कोई लगा नहीं था। लेकिन अब इनको टैक्स लगाना था, लेकिन ढर्रा ये पुराना ही करना चाहते थे, मतलब जो रूल रेगुलेशन है पुराना ही इंट्रोड्यूस कराए थे। तो पुराना रूल था क्या, इसको समझ लेते हैं। जो ये 300 पीपल है ना, इनको मिलाकर के ये एक वोट होता था, 1 वोट। ये सब मिलाकर के एक ही वोट है। 300 लोग वोट करेंगे, 1 वोट जाएगा। ये 3 नोबेलिटी जो करेंगे, ये भी 1 वोट जाएगा। और जो 600 लोग करेंगे ना, ये भी 1 वोट जाएगा। अब समझो, इसमें टैक्स कौन दे रहा है? केवल थर्ड स्टेट दे रहा है। क्लर्की और नोबेलिटी टैक्स देना नहीं चाहते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, आपस में कर लेते थे मिक्सिंग, और ये मिला लेते, दो वोट हो गए। और ये जो नहीं चाहे या ना चाहे, इसके वोट की मतलब ही खत्म हो जाता था, क्योंकि यहां पे 2 टैक्स होता थे, और जो मेजोरिटी होता था उस हिसाब से मान लिया था, और न्यू टैक्स अप्लाई हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ये जब 5 मई को बुलाया गया ना, 5 मई 1789, ये जो थर्ड स्टेट वाले थे ना, ये बोले कि नहीं, ये एक वोट नहीं होगा। ऐसा करो कि ये जो 300, 600 है ना, सबका बोलो 1 वोट, 1 वोट 1 मैन। ये थ्योरी रहती है रूसो की। तो जो फिलोसफर कितना काम करते हैं किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने में, किसी की पॉलिटिक्स चेंज करने में। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं, एक वोट एक मेंबर देगा, ठीक है। यहां पे मामला फंस जाता है, ये लोग मानते नहीं। लुईस ही कहते हैं कि नहीं, हम तो मानेंगे नहीं, जो डर्रा चल रहा था वही चलेगा। ये लोग बोलते हैं नहीं, हम भी नहीं मानेंगे। बात यहां पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वोटिंग होता ही नहीं है, वोटिंग खत्म हो जाती है। वोटिंग खत्म होने के बाद से क्या होता है, जब वोट नहीं होता है, तो ये होता है 5 मई 1789, अभी हम लोग डिस्कस किया। अब आ जाता है 20 मई, 20 जून। 20 जून को जो थर्ड स्टेट वाले होते हैं ना, थर्ड स्टेट वाले ये चले आते हैं उसी वर्साइल के पैलेस में। टेनिस कोर्ट रहता है, टेनिस कोर्ट, वहां पे हो जाते हैं इकट्ठा। वो बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है, आप लोड मत लो, हम लोग ही नया आगे संविधान जो होगा हम ही बना देंगे, ठीक है। तो 20 जून को क्या होता है कि जो लोग इकट्ठा हो रहे होते हैं थर्ड स्टेट के, और कुछ लोग होते हैं जो लिबरल होते हैं, जो क्लर्की और नोबेलिटी से भी होते हैं, वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। और वो टेनिस कोर्ट में, इसको हम लोग टेनिस ओथ बोलते हैं, टेनिस ओथ के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं ना, उसको सबको हम मान लेते हैं, ये बनता है हमारा नेशनल असेंबली। मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, जो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए होते हैं, वो बोलते हैं कि जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये हम लोग को खुद को बनाते हैं, नेशनल असेंबली घोषित कर लेते हैं लोग खुद को, और बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग नेशनल असेंबली है और हम ही लोग बनाएंगे यहाँ का नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, ये हो रही थी 20 जून को, ठीक है। ये एक तरफ तो चल रहा होता है, एक तरफ तो नेशनल असेंबली बनाने के लिए तैयार हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज में क्या चल रहा होता है उसको भी समझते हैं। तो जब ये नेशनल असेंबली चला रही होती है, तो बाकी कंट्री साइड में क्या होता है, वो जो मैंने बताया कि फ्लावर वॉर चल रहा होता है, यानी कि आटे की लड़ाई चल रही होती है। ये काफी ज्यादा मतलब दुकानदारों के ऊपर, महिलाएं काफी ज्यादा मतलब वहां पर रहता है। और उसी बीच में एक र्यूमर हो जाता है कि जो नोबेलिटीज होते हैं ना, नोबेलिटीज, इन लोगों ने अपने कुछ लोग छोड़े हैं और बोले हैं कि जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनके जितने भी क्रॉप्स हैं उनको जला दें। अब ये र्यूमर जब फैलता है तो आग की तरह फैल जाता है। तो जो नोबेलिटीज, जो आसपास में लोग रह रहे होते हैं नोबेलिटीज, उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, उनके ऊपर मतलब चढ़ाई कर देते हैं। और जो नोबेलिटीज के लोग होते हैं उनको मारते हैं। अपना जो बही खाता है, यानी कि जिसमें लिखा रहता है कि हाँ ये इतना लेंगे इतना लेंगे, वो सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं, सारी चीजें, बहुत सारे राइट्स हो जाते हैं, लोग मार रहे होते हैं। और ये जो दिन चल रहा होता है सेम,
जो हम लोग ने ये 20, आप लोग याद रखिए 20 जून, और अब आ जाता है यही जो हम लोग तब से पढ़ रहे हैं, 14 जुलाई 1789, 17 ये 14 जुलाई 1789 को, एक तो कंट्री साइड मैंने बोला पहले जब मैंने शुरू किया था, एक तो कंट्री साइड चल रहा होता है और एक पेरिस में हो रहा होता है, जो कि पेरिस वाला मैंने बताया था 7,000 लोग वेस्टाइल में घुस गए रहते हैं, वेस्टाइल में घुस गए रहते हैं। और एक कंट्री साइड वही जो मैंने बताया कि नोबेलिटीज को उखाड़ के फेंक रहे होते हैं सब लोग कंट्री साइड में, ये सारी चीजें चली होती है 14 जुलाई को। अब 14 जुलाई का दिन बीतता है, बाकी सारी चीजें एज इट इज चल रही होती हैं, रॉइट चल रहा होता है, लोगों के लिए विरोध चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, और दिन आ जाता है 4 अगस्त। 4 अगस्त को वही नेशनल असेंबली जो बनी होती है वो ड्राफ्ट तैयार करती है, पहला ड्राफ्ट तैयार करती है, जो कि फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का काम करेगा। वो ड्राफ्ट जैसे हम लोग के यहां जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट तैयार किया था, ऐसी ड्राफ्ट तैयार करती है ये जनरल नेशनल असेंबली तैयार करती है 4 अगस्त को। ठीक है, अब इस ड्राफ्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेशनल असेंबली जो ड्राफ्ट तैयार करती है, इस ड्राफ्ट में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि पहला फ्यूडल सिस्टम, जो कि हमने बताया कि इसको खत्म करते हैं, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर देते हैं। ठीक है, दूसरा जो टिथिस चल रहा था ना, जो टिथिस टैक्स चल रहा था जो कि क्लर्गी ले रही होती है, उसको बोलते हैं ये भी कैंसिल करते हैं, ये भी नहीं चलेगा, इसको बंद कर दिया गया। जो कि चर्च के पास में वही क्लर्गी, इनके पास में जो लैंड्स होती है ना उनको ले लिया जाता है, उनको लेकर के कन्फिस्केट कर दिया जाता है, मतलब चर्च के पास में अब लैंड नहीं रहेगी। ठीक है, और तीसरा ये किया जाता है, चौथा कि कोई भी प्रिविलेज अब नहीं मिलेगा, मतलब ये जो प्रिविलेज वाला सिस्टम था ना जिसके लिए विरोध शुरू हुआ था, चौथा चीज क्या है, प्रिविलेज कोई भी नहीं रहेगा। इसके बाद में बहुत सारी चीजें रहती है, बट ये मेन इंपॉर्टेंट 4 चीज खत्म कर देते हैं लोग, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर देते हैं, टिथिस टैक्स खत्म कर देते हैं, चर्च के पास लैंड खत्म कर देते हैं, कोई भी प्रिविलेज नहीं रहेगा। ये नेशनल असेंबली 4 अगस्त को तय करती है 1789 में, ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब ऐसे सारे बाकी सारी चीजें ऐसे चल रही थी, रॉइट चल रहा होता है, सब बाकी चीजें चल रही थी, और ये आ जाता है 1791। 1791 में एक चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या होता है, 1791 में वही जो नेशनल असेंबली रहती है जिसने ड्राफ्ट तैयार किया रहता है ना, वो पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना देती है, कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी करती है। अब आप ये समझो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, मोनार्की किस लिए यहां पे लिखा हुआ है, मोनार्की का मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन मोनार्की यानी कि किंग को खत्म नहीं किया है, किंग का पोस्ट नहीं खत्म किया गया है, तो उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे मोनार्क आएंगे, यानी कि किंग तो रहेंगे लेकिन वो रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। ये सब बवाल चल रहा होता है, तो नेशनल असेंबली को किंग मैनेज नहीं कर पाते हैं, लुइस मैनेज नहीं कर पाते हैं, और ये बोलते हैं कि ठीक है नेशनल असेंबली को हम लोग मान्यता देते हैं। किंग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग नेशनल असेंबली को मान लिए और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में अब रहेंगे। ठीक है, अब ये है 1791, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा है, सब कुछ एज इट इज सब कुछ चल रहा होता है। अब इसमें आप देखो कि नेशनल असेंबली जो है वो काफी पावरफुल हो गई है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है उसने। तो नेशनल असेंबली में लोग कौन थे, ये भी तो समझने वाले बात है, नेशनल असेंबली में लोग कौन हो रहे थे। ठीक है, तो नेशनल असेंबली का वोटिंग पैटर्न भी था, जो हम लोग आज इतना आसानी से वोटिंग कर पा रहे हैं ना, भाई आप समझिए कि नेशनल असेंबली में कैसे वोटिंग वहां पे हो रही थी। इस नेशनल असेंबली को 2 टाइप के वोटिंग हो रहे थे। पहला पैसिव लोग, जिनका वोट गिनती में जा रहा था, एक थे, एक पैसिव, एक जो वोट नहीं दे रहे थे। ठीक है, और पैसिव। ठीक है, या इसको ऐसे नहीं, इसको ये पैसिव हो गया और ये एक्टिव हो गया। पैसिव वो है जो वोट जिनका नहीं गिना जा रहा है, वो कौन थे, एक वुमेन थी, और जो भी मेन हैं बिलो 15
यानी कि जो 25 से नीचे हैं, सॉरी 25 से नीचे जितने भी लोग हैं और वुमेन, ये वोट नहीं दे सकती, इनको बोलता है पैसिव। अब वुमेन्स को आप देखेंगे ना, इतनी सारी चीजें हो रही है, वुमेन से कहीं तो काम होगा, बट वुमेन्स को आप देखेंगे वोट कब पाते हैं, जो हम लोग के यहाँ तुरंत आजादी में पा गए ना, वो नहीं। वुमेन ने बहुत लड़ाई लड़ी फ्रांस में, तब जाकर वोटिंग पावर में पाया। और एक्टिव वो थे जो भी मैन हैं 25 से ऊपर, और साथ में कुछ चीजें और कि इनके पास इतना वेल्थ है वगैरह, वो सब वोट कर सकते हैं। ये नेशनल असेंबली में चुनाव इनडायरेक्टली, ये किसी और को चुनेंगे, वो जाकर नेशनल असेंबली में लोग चुनते हैं, ठीक है। तो वो नेशनल असेंबली में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब ये मेन पावरफुल चल रहा है इस टाइम, पावर में लोग चल रहे हैं ये सब, ठीक है। अब भी आप समझिएगा ना, इसमें भी जो पीजेंट्स के या वगैरह के जो है ना, वो ठीक ठीक रिप्रेजेंटेशन यहां पे आएगा नहीं, आगे देखेंगे कब आ रहा है इसमें से। ये सारी चीजें हो गई, न्यू असेंबली चल रहा होता है ये सब। और अब आएगा कि लुइस जो 16 है ना, ये अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। ये चल रहा है 1791, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। ये क्या करते हैं सीक्रेटली, जो मैंने बताया था ना ऑस्ट्रिया, जहां पे इनकी पत्नी रहती है मारिया, ये ऑस्ट्रिया और पुर्तगीज से मिलकर के, पर्शिया से मिलकर के ये बोलते हैं कि हम लोग क्यों ना फिर से अटैक कर दें और ये पूरा सिस्टम जो नेशनल असेंबली का उसको खत्म कर देते हैं। क्यों खत्म कर देते हैं? क्योंकि उस समय फ्रांस ही नहीं, फ्रांस, स्पेन वगैरह जितनी भी चीजें होती है ना, सब ऐसे चल रहा होता है, किंग यानी कि मोनार्की चल रही होती है। तो ये लोग सोचते हैं कि अगर फ्रांस में चीजें खत्म नहीं की गई तो बाकी सब जगह भी फैल जाएगा। तो ऑस्ट्रिया बोलता है कि ठीक है हम हेल्प करेंगे। दो कारण, एक तो इनकी वाइफ प्रिंसेस वहां पे रहती है ऑस्ट्रिया की, और दूसरी बात ये कि और चीजें फैल ना जाए, कि सब लोग ऐसे ना उग्र हो जाएं और सबको मोनार्की खत्म हो जाए, इसलिए भी चाहते हैं हेल्प करना। ये सारे चीज अभी चली रही होती है ना, लुइस अभी चाह ही रहे होते हैं, तब तक 1792 में जो ये नेशनल असेंबली होती है, वो ऑस्ट्रिया, पर्शिया और इन लोगों के खिलाफ में वॉर का आदेश दे देती है। भैया इनके खिलाफ वॉर कर दो। वॉर क्यों कर दो? क्योंकि ये सब कॉलोनीज बना रहे हैं, ये सब लोगों को सता रहे हैं, दबा रहे हैं, ये सिस्टम ही पूरा चौपट है। इसलिए नेशनल असेंबली कहती है 1792 में कि वॉर अगेंस्ट द पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। अब इनका मामला खत्म हो जाता है, क्योंकि खुद ही वॉर चल रहा होता है। तो वहां पे जो मेन वो सारे वॉर में चले जाते हैं, वुमेन्स घर पे रहती हैं, वो अपना सिस्टम पूरा चला रही होती है, इकोनॉमिक सिस्टम, हर सारा सिस्टम चला रही होती हैं। पर जब ये वॉर चल रहा होता है 1792 में अगेंस्ट द ये ऑस्ट्रिया और पर्शिया, इस समय फिर फ्रांस में क्या चल रहा होता है? तो फ्रांस में समझते हैं कि इस समय क्या चल रहा होता है। 1792 में जब वॉर चल रहा होता है उन दोनों के खिलाफ, यानी कि जो कॉलोनीज बनाते हैं उनके खिलाफ में चल रहा होता है वॉर 1792 में। 1792 में यहां पर फिर चीजें बहुत ही अनसिस्टमैटिक हो जाती है, क्योंकि नेशनल असेंबली की केवल पावरफुल रहती है, तो नेशनल असेंबली ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही होती है। तो उस समय क्या होता है कि और भी नीचे सिस्टम चल रहा होता है। तो उस समय क्या होता है कि क्लब्स बनना शुरू होते हैं, क्लब्स बनना शुरू होते हैं। ये जो क्लब्स रहते हैं, कुछ वुमेन्स के, पीजेंट्स के, बार्बर्स के, इन सारे लोग जो बहुत ही नीचे तबके के लोग आते हैं सो कॉल्ड, उन लोग क्लास वाइज इकोनॉमिक सिस्टम से जो काफी ग्राउंडेड है, काफी नीचे है, उन लोग के क्लब्स बनना शुरू होते हैं यहां पर। उसमें सबसे फेमस क्लब बनता है जैकोबिन क्लब, जिसको आप लोग इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब वहां पे बनता है, जो ये काफी फेमस होता है। इन लोग का अपना पहनावा ओढ़ावा, मतलब बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। उन्हें लगता है कि ये सबसे नीचे तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे जैकोबिन क्लब। ये लोग क्या करते हैं, ये सारे वॉर चल ही रहे होते हैं, ये लोग किंग को कैप्चर कर लेते हैं, किंग को कैप्चर कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि भैया ऐसा है, ये सारी चीजें जो आपने बनाई ना नेशनल असेंबली वगैरह, ये सारी चीजें बेकार है, क्योंकि अभी भी अगर नेशनल असेंबली बनने के बाद भी ये सारी चीजें हम लोग के यहाँ चल रही हैं, अभी भी इकोनॉमिक सिस्टम बेटर नहीं हो रहा है, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो नेशनल असेंबली भी फेल है, इसको हटाओ। तो किंग को जैकोबिन क्लब वाले या बाकी सब क्लब वाले मिलकर कैप्चर कर लेते हैं। अब जब कैप्चर करते हैं ये, तो दो चीज करते हैं। एक चीज तो ये, यहाँ पे वुमेन्स क्लब भी बनती है, इसको याद रखिएगा। दो चीज होती है, एक चीज तो ये कि 21 कर देते हैं ईयर अब वोटिंग का, और दूसरा ये बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि अब इसको, ये 92 चल रहा होता है, तो 21 सितंबर को, 21 सितंबर 1992 को ये बोलते हैं कि जो ये मोनार्की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये बोलते हैं कि मोनार्की यहां पे हटा दो। अब जब मोनार्की हट गया तो 21 सितंबर 1992 में ये जो फ्रांस होता है ना, फ्रांस, ये प्योर बनता है रिपब्लिक, रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक का मतलब ये कि जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, हेड ऑफ द स्टेट,
जैसे हम लोग के यहाँ है हेड ऑफ द स्टेट, ये हेरिडिटरी नहीं है, इनको लोग चुन के भेजेंगे। तो अब 21 सितंबर 1992 में 1792 में ये फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है, जो कि मोनार्की को हटा दिया जाता है। अब देख लीजिए सितंबर का महीना है, 21 सितंबर 1792। अब बस इसके बाद से चेंज होने वाला है सारी चीजें। अब आता है 21 जैन 1793। इसमें क्या होता है, जो किंग लुइस होता है ना, उसमें मैंने बताया था एक राजा एक रानी, तो किंग को यहां पर गुलेटिन कर दिया जाता है। उस टाइम में क्या होता है, एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी उसी नहीं दी जाती है। उस समय क्या होता है कि ऐसे पोडियम टाइप का बना होता है, उसके ऊपर से आके से धाधा गिर जाता है और गला कट के अलग हो जाता है। तो किंग को यहां पर 21 जैन 1793 में इनको गुलेटिन यानी को मार दिया जाता है किंग को। अब किंग क्वीन दोनों को मार दिया जाता है, ये खत्म हो चुका है। अब यहां पर क्या होता है, तो ये जैकोबिन क्लब रहता है ना, जिन्होंने अभी किंग को ये सारी चीजें कराई, जैकोबिन क्लब के एक लोग निकल आते हैं जिसका नाम है रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर मेन निकल के आते हैं, जो कि अब लीड करेंगे फ्रांस को। इनका लीडिंग टाइम पीरियड होता है 1793 से 1794, एक साल। बट इनके पीरियड को हम लोग जानते हैं रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर क्यों, ये तो सारी चीजें सही करने के लिए आए थे, लेकिन रोबेस्पियर के साथ में ये हो गया था कि जितने भी लोग जो जरा सा भी राजा के खिलाफ बोल रहे थे, यानी कि जरा से इनके खिलाफ में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि फ्रेंच को ये लोग हर्ट कर रहे हैं, ये लोग फिर से वही सारी चीजें लेकर के आएंगे। तो जितने भी लोग नोबिलिटी के थे उनको भी गुलेटिन करवा दिया इसने, इस बंदे ने। जितने भी लोग इनके साथ में ही थे और इनके काम को विरोध किया उनको भी गुलेटिन करा दिया गया। मतलब कुल मिलाकर के एक साल में जितने भी नोबिलिटीज थे सबको बेमतलब का इन्होंने फांसी चढ़ा दिया, मरवा दिया, सब कुछ कर गया। इसको बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। फिर ये जब मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो वहां फ्रांस की जनता ने मिलकर के रोबेस्पियर को गुलेटिन कर दिया, मतलब इनको भी एक्सिक्यूट कर दिया, इनका मामला भी खत्म हो गया। अब देखो तुम समझो कि जो भी फ्रांस का पॉलिटी है, अब रोबेस्पियर खत्म हो चुके हैं, जैकोबिन क्लब खत्म हो चुका है यहां पर। अब बचा कौन है यहां पर, मिडिल क्लास। अभी लास्ट चल रहा है। मिडिल क्लास क्या करेगी, जब देखेगी कि 1794 आ चुका है और यहां पर कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फ्रांस में है ही नहीं है, तो ये लेके आती है डायरेक्टरी सिस्टम। डायरेक्टरी सिस्टम लेके आते हैं। इस मिडिल क्लास कहता है डायरेक्टरी सिस्टम लेके आता है। डायरेक्टरी सिस्टम क्या है, यहां पे लेजिस्लेटिव बनाते हैं ये लोग। लेजिस्लेटिव क्या करेगा, चूज करेगा यहां पर डायरेक्टरी को, और यहां पर रहेंगे एग्जीक्यूटिव, जो कि इनके बनाए रूल को फॉलो करेंगे। क्यों, क्योंकि जैकोबिन क्लब की तरह एक ही जगह चीजें इकट्ठी ना हो जाएं, इसलिए ये लोग चेक एंड बैलेंस के लिए बनाते हैं मिडिल क्लास। बट होता यह है कि लेजिस्लेटिव और डायरेक्टरी आपस में इतना लड़ते हैं कि कोई चीज फॉलो ही नहीं हो रही होती है, ये भी चीजें फेल कर रही होती हैं, और अल्टीमेटली 1804 एंट्री होती है किसकी, जिसको हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होती है, और तब खुद को ये एम्परर बना देता है ये बंदा। अब समझने वाली बात ये है कि जहां से चीजें शुरू हुई थी फिर से वहीं पे आ गई, नेपोलियन बोनापार्ट फिर से खुद को एम्परर साबित कर दिया। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई रहती हैं, बहुत सारी चीजें यहां से हम लोग को देखने को मिलेगा। इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से जब एम्परर बन जाता है नेपोलियन बोनापार्ट, तब भी बहुत सारी चीजें जो कि जैसे लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ये सारी चीजें अभी वहां पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। एक दो समस्या हो गई है, जैसे वुमेन रहती है ना, इनको वोटिंग पावर अभी नहीं मिला होता है, तो लेबर्स होते हैं उनकी भी प्रॉब्लम रहती है। स्लेव्स एक चीज होता है, जैसे कि जब रेन ऑफ टेरर हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे एक चीज होता है कि स्लेव्स को वहां पे हटा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें चेंज हुई होती हैं इन बिटवीन द, तो जो स्लेव्स होते हैं वो भी सिस्टम फाइनली तो बाद में खत्म होता है, बट इस रेवोल्यूशन के टाइम पे स्लेव सिस्टम खत्म कर दिया जाता है। वुमेन्स इवन 1946 तक वहां पर वोटिंग पावर नहीं रहती है, वुमेन्स के लिए वोटिंग पावर नहीं रहती है। आप ये सोचो, हम लोग के यहां आजादी होते ही वोटिंग पावर मिल गई। तो ये था ऑल ओवर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जब भी शुरू करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच भैया।